जल्दी से 1 मिनट में हम वेरिएबल मास का क्वेश्चन कर चुके हैं। अब कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल मास, अब कांस्टेंट मास वेरिएबल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अप्रोच कुछ ऐसा होता है कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर का फोर्स निकाल दो, उसके अपोजिट फोर्स निकाल दो। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो कमाने वाला है, जो उल्टा कर रोकना चाहता है वो आने वाला है। दोनों का जो डिफरेंस है वो ले जाने वाला है, चलाने वाला है, फैमिली को चलाने वाला है, फैमिली को चलाने वाला है। कहीं और है तो मुझे उससे मतलब है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उससे मतलब मुझे नहीं। सुनाई दिया? क्लियर है? उससे मतलब नहीं जो परपेंडिकुलर है। तो फिर ऐसे में हमने रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें इधर से मतलब थोड़ी है, रिजॉल्व कर। इसका मतलब कि हमारा काम क्या है, क्या सीखा अभी हमने? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है बहुत अच्छी बात है, अपोजिट है कोई दिक्कत नहीं, किसी और एंगल पे है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। सही ना? बस इतना सा बात समझिए, बस तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 40 का cos 37, 40 का समझ गए, cos 32 sin। तो क्या आएगा कमाने वाला? अच्छा एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, कमाने वाला कौन है? 100। खाने वाला कौन है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 3a। सही यार, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फोर्स लगा, ऐसी में मैंने कहा ऊपर का फोर्स नीचे से ज्यादा, कम अब हो गया, पहले ज्यादा था। तो ऐसा सुनो, अगर मान लो ये बॉडी ग्रेविटी में नहीं है, ग्रेविटी में नहीं यानी हवा में, और इधर मैंने 100 न्यूटन लगा दिया, बाकी कोई भी एंगल पे लगा दिया, इधर भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो कहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो तुम दो डायरेक्शन, अब ये मुझे नहीं पता कि एक डायरेक्शन में जाएगा कि दो, 3D में होगा तो 3 में भी जा सकता है। तो मैं दो डायरेक्शन अपनी जो पूछा गया है, अब या तो पूछा जाएगा नहीं तो तुम अपने मान लो, मैं अलग अलग देख लो, यानी तुम x में देख लो और तुम y में देख लो, यानी इधर ax मान लो उधर a by x मान लो। समझ गए? इसका मतलब अब एक डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की बदल गई। सुनाई दिया? तो फिर कुछ छोटी छोटी बातें जैसे 10√2 45 पे, 5√2 इधर 45 पे, और अभी मैंने कुछ दिया था लेट 40 कितने पे था? 37 पे। तो इधर कितना आ गया था और इधर कितना आ गया था? तो ये खत्म हो गया। ऐसे यहाँ पे 5√2 पे इधर कितना आया? 5। इधर कितना आया? 5। ये खत्म हो गया। ऐसे 10√2 का इधर कितना आया? 10। इधर कितना आया? 10। ये खत्म हो गया। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो मैं इधर ले लिया, एक्स में और वाई में। तो एक्स में सारा एक्स में बताते हैं, इन एक्स कमाने वाला कौन कौन है? 100 प्लस 10, और कोई कमाने वाला है? और खाने वाला कौन है एक्स में? यानी माइनस, है ना, इक्वल टू जो भी केजी 2 केजी मान लेते हैं 2x, यही ना, इसे x आ जाएगा सिंपल। ऐसे ही y में देख लो, कमाने वाला कौन है? मान ऊपर की तरफ y a y लिया तुमने, तो कमाने वाला कौन है? 10। और कोई है? 24। यही तो कमाने वाला है। खाने वाला कौन है? और कोई है? इक्वल टू, सॉल्व करके x भी निकल गया, y भी निकल गया, x स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर अंडर रूट, टोटल एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ey अपॉन ax से डायरेक्शन निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? यानी इस
इससे ए जो आया वो कितना आया, ये आया ना। और डायरेक्शन tan थीटा निकालना हो तो बच्चों, क्योंकि ये तो वेक्टर है ना, और वेक्टर तो एक ही तरह से काम करते हैं, चाहे फोर्स हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो। सबको सिंपल क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, बोलो बच्चों। तो फिर पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, ये भी जब पढ़ना है यही पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं और पढ़, बस यही पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ नए फोर्सेज जब आ जाते हैं और हमें उनके बारे में नहीं पता होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। नए फोर्सेज, यानी अगर ये पढ़ना होगा तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ न्यू फोर्स आते हैं हमारे पास। कौन से नए फोर्स बच्चों, मैंने कल बताया था mg, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, हमेशा वर्टिकली। और क्योंकि ये फील्ड फोर्स है इसलिए इसको कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, ये तो फील्ड में है, हवा में ही है, तो ये फील्ड फोर्स है mg, सही। अच्छा, दूसरा टेंशन, तीसरा हम पढ़ेंगे ये करके रिएक्शन, चौथा फ्रिक्शन, और लास्ट स्यूडो। इतने फोर्सेस हमारे सामने आएंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग चैप्टर नहीं होता तो उसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसे मैं ग्रेविटेशन, उसे मैं ये वो लगा के यहीं पे खत्म कर देता, और खत्म कर सकते हो, आधा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो, यही बस इससे सीखो और उसमें जाके लगा, बस यही। तो अब एक एक करके टेंशन, रिएक्शन, फ्रिक्शन, इन सबको समझना, सही। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम जानते हो पहले से। कैसे जानते हो, जरा टेंशन को ध्यान लगाओ तो तुम जरा टेंशन को दिमाग लगा के देखो तो टेंशन को, टेंशन पे दिमाग लगाओ, टेंशन होता है। बस एक बार बता रहा हूं, फिर पूछूंगा, सबको जवाब देना, सही। ये मेरी उंगली है और मैंने इधर फोर्स लगा के खींचा है इसको, तो टेंशन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कौन है, तो जब तुमने खींचा तो कुछ तो हुआ, क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल यहां पे बैठे थे वो बड़े आराम से अपने बगल वाले, थोड़ी दूर पे बना रहा हूं, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के बैठे थे या कुछ भी बना के बैठे थे, है ना। तुमने खींचा तो वो डिस्टर्ब हो गए, और डिस्टर्ब हो गए तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं जैसे उनके बीच में स्प्रिंग लगी हो। क्या लगी हो, स्प्रिंग। इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे उनके बीच में क्या लगी हो बच्चों, स्प्रिंग। सभी के बीच में है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। तो जब तुमने इस पार्ट को खींच दिया, अलग कर दिया, और इस पार्ट को अलग करने की कोशिश की तो स्प्रिंग खिंच गया। स्प्रिंग क्या हो गया, खिंच गया। तो वो स्प्रिंग ने क्या किया, खिंच गया। तो स्प्रिंग ने इसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा, और इसको क्या किया, अपनी तरफ खींचा, हो गया। ठीक है, तो इसको किधर, यानी उस जिसको उधर जिसको खींच रहे हो, इस वाले पार्ट को टेंशन क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है कि नहीं। और अलग है क्या, स्प्रिंग में अलग फोर्स होता है क्या अलग अलग जगह पे, वही होता है। तो इधर वाले को क्या कर रहा है,
उससे दूर, इसको देखोगे तो उससे दूर। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी। लेकिन कुछ कंफ्यूज करे तो यहाँ से देख लो ना कि वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइट हो गई तो एक्सपेंड होगी तो क्या हो रहा होगा, तुम अगर दबाओगे तो क्या होगा, इसको दबाओगे तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, तो कंप्रेस को उसको क्या कहेगी, वो रिएक्शन है। कौन है वो, ये टेंशन है और वो रिएक्शन है, रिएक्शन यानी मॉलिक्यूल दब के धक्का देता है, चलो हटो भागो, कहां चले जा रहे हो, तो समझ में आया, बोलो बच्चों। तो क्या होता है टेंशन, क्लियर। तो टेंशन, अब एक उसको जनरलाइज करो ना, तुम क्या करने जा रहे हो, टेंशन इस बॉडी पूछेगा धागे से तो उससे दूर, ये धागा है ना वो धक्का नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर मैं एक मास यहाँ पे रख दूं और एक मास यहाँ पे रख दूं और दोनों के बीच में धागा बांध दूं और यहाँ पे कुछ फोर्स लगा दूं 100 न्यूटन, तो क्या होगा, ये और ये के बीच में धागा है वो ऐसा ही है, उसके मॉलिक्यूल पास पास अपना बधे हुए हैं, आराम से रह रहे थे, जिंदगी बिता रहे थे, अचानक किसी ने खींचना शुरू कर दिया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, उनके स्प्रिंग अंदर का स्प्रिंग एक्टिव हो गया और वो स्प्रिंग इसको क्या कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, यानी टेंशन इसको कह रहा है मत जा, इसको क्या कह रहा है, तू जल्दी आ, नहीं तो मैं एक्सपैंड हो रहा हूं। तो धागे को एक्चुअली क्या मानो, स्प्रिंग मान लो, दिमाग में स्प्रिंग मान लो, सही ना, हो गया। अब ये दोनों के बीच में अगर धागा ना टूटे तो जितने से ये जा रहा है उतने से ये भी जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो बताओ कमाने वाला कौन है, इसके लिए है ना, ये M1 मान लेते हैं यानी 2 kg मान लेते हैं और ये M2 3 kg मान लेते हैं, तो कमाने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, हाँ इसको केवल दे इधर मत दे, कौन है, एक्चुअली इससे पहले मैं चाहूंगा कि ये कर दो, तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इधर देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है केवल और केवल फोर्स रिप्रेजेंट करो इस मास पे, फोर्स और कुछ नहीं, फोर्स। इधर कितना है बच्चों और इधर कितना है, टेंशन है ना, बस और तो कुछ नहीं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा, बस ना, केवल फोर्स रिप्रेजेंट करना है, एक दूसरे से और कोई कनेक्शन नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, इसके बगैर कर नहीं पाओगे। तो कई बार दिमाग में आने लगता है कि पीछे वाले को 100 न्यूटन भी तो खींच रहा है ना, पीछे वाले को 100 न्यूटन नहीं खींच रहा, पीछे वाले को टेंशन खींच रहा है, लेकिन वो टेंशन 100 न्यूटन से आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट टेंशन का असर नहीं है, अरे 100 न्यूटन का 100 न्यूटन टेंशन क्या कर रहा है, टेंशन ऐसे, तो इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब बताओ, कमाने वाला 100, आने वाला P इक्वल टू 2A है ना, और इसको P माइनस इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, पीछे P कट जाएगा, 100 इक्वल टू 5, ये कितना हो गया, हो गया, और एक वैल्यू इसमें रख दो तो T कितना हो गया, 60 न्यूटन। छोटी छोटी बातें समझ में आई क्या करनी, बस इतनी सी बात है, देखो इतनी छोटी छोटी बात है। अब इसको अपनी स्टोरी बनाने के लिए, इसको अपनी स्टोरी बनाने के लिए देखना जरा, अपनी स्टोरी बनाने के लिए 100 में से
टेंशन का काम है इन दोनों को साथ ले जाना, जो कल बताया था। टेंशन का काम है इन दोनों को 100 न्यूटन लेकिन पहले वाले को ले जा रहा है, तो टेंशन क्या कहेगा? 100 न्यूटन में से कुछ फोर्स निकाल के इसको ट्रांसफर कर देगा। उसी फोर्स को ये धागा 100 न्यूटन में से जो फोर्स निकाल के इसको ट्रांसफर कर देता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन। 100 न्यूटन में से कुछ फोर्स निकाल के पीछे वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो इसका मतलब ये कैसे काम कर रहा है? देखो, 100 न्यूटन में से 60 न्यूटन फोर्स निकाल दे रहा है और 40 न्यूटन से ये जा रहा है। वो 60 न्यूटन 30 न्यूटन को ले जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। सुनाई दिया? बोलो, वो 60 न्यूटन पहले 100 में से 60 न्यूटन माइनस हो जा रहा है, तो 40 इसको मिल रहा है। वो अपना 40 2 से जा रहा है, इसलिए 2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, और 60 न्यूटन 3 को भी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दे पा रहा है। सुनाई दिया क्या बच्चों? और दोनों साथ साथ जा रहा है। कैसे हुआ समझ में? तो धागे पे टेंशन का काम समझ में आ रहा है? ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 4 kg। इसका काम इन दोनों को साथ ले जाना है कि नहीं? जबकि इसका काम इसको साथ ले जाना है, और धागा इसलिए है क्योंकि ना टूटे तो साथ जाना ही। तो इसका एक्सेलरेशन ए है उधर की तरफ, तो इसका भी ए ही होगा, इसका भी। अब बताओ, यहाँ पे जो टेंशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दो की है ना? बोलो बच्चों। तो यहाँ पे जो टेंशन 100 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, 100 तीनों को ले जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले जाएगा। 100 में से कुछ टेंशन को दे देगा और इसको बाकी ले जाएगा, वो टेंशन आगे दे देगा बाकी उसको ले जाएगा, ऐसा होगा। 100 एक्चुअली पूरा पहले को एक्सीडेंट नहीं कर रहा है, 100 पहले वाले को एक्सीडेंट कर रहा है और बाकी टेंशन के फॉर्म में दूसरे को दे देगा। ऐसे दूसरा पीछे को दूसरा जो टेंशन है पहला, वो दूसरे को एक्सीलेरेट कर रहा है और बाकी जो है वो टेंशन में चल रहा है। और टेंशन बहुत बढ़िया। सेम कैसे रह सकता है बताओ? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए तो बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 को ले जाने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 को ले जाने के लिए। अगर इसको दोनों को ले जाना तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी टेंशन ज़्यादा है। बोलो बच्चों। तो यहाँ पे टेंशन इसका मतलब T1 अलग होगा, इसलिए बता रहा था ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी एक थी। सुनाई दिया? जबकि इसकी टेंशन क्या है बच्चों? T2, और ये कम होगा 100% क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है। सही? तो पहले में थे, पहले को बताओ, अलग बना दूं? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है तुम अलग कर लेना, ये बिना कॉन्टेक्ट के ऐसे कर लेना। फ्री बॉडी डायग्राम ये अलग कर लेना, अलग से बना लेना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब एक मास केवल और केवल फोर्स से कनेक्टेड हो, दूसरों से धागे कनेक्ट कॉन्टैक्ट सबसे नहीं, केवल फोर्स से कनेक्टेड हो। याद रहेगा फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक मास हो और केवल चादर कौन हो, बस। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आना चाहिए प्रॉपर डायरेक्शन के साथ। तो बताओ, कमाने वाला 100, आने वाला इक्वल टू, दूसरे को बताओ, कमाने वाला आने वाला इक्वल टू, पीछे को बताओ, कमाने वाला आने वाला इक्वल टू, जोड़ दो, सिंपल। कौन बचा यहाँ पे? इक्वल टू, यही ना? 3 must be equal to 100 upon 100 upon
और इसकी वैल्यू इसमें रख दोगे तो कौन आ जाएगा, और उसकी वैल्यू इसमें रख दोगे तो कौन आ जाएगा, वो भी चाहो तो निकाल सकते। सही है। अब आराम से बिना किसी टेंशन के, जो ऊपर सबसे पहले बताया था, मतलब बिना टेंशन मतलब वो वाला टेंशन के, बिना टेंशन रहेगा, डरना नहीं है। चार केजी है और ये 5 केजी कर लेता हूँ। चलो बच्चों आराम से सारे को डिनोट करो। अब क्या खास है इसमें, टेंशन के साथ साथ बस करिए, बस टेंशन नहीं। तो जो फोर्स 200 न्यूटन हमने लगा दिया था, टेंशन T1, इधर T1 धागे में तुम जानते हो, ये इसको रोकेगा और वही इसको देगा। ये पक्का समझ में आ गया है ना। तो एक धागे में टेंशन T, जैसा बताया उस तरह से, नहीं तो भूल जाएगा। T1 इससे लेके और इसको देगा ना। अच्छा, और जो वेट लग जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्या लग जाएगा, 40 और इधर 50, क्योंकि ग्रेविटी में अंडर ग्रेविटी है। तो 40 का वो कंपोनेंट जो इधर परपेंडिकुलर वो, और 40 का वो कंपोनेंट जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में है। अरे बोलो बच्चों, उसको रिजॉल्व करो, हमेशा उसको रिजॉल्व करो। सुनाई दिया? ऐसे इसको भी रिजॉल्व करो। 50 और 50 का इधर क्या, साइन 37, और इधर 50 का cos 37। दिख रहा है सबको? बस अब इससे हमें मतलब नहीं है। जब रिएक्शन पूछा जाएगा पढ़ लेंगे तो उससे मतलब होगा। अभी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी तो टेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी भाई वो अभी दिक्कत छोड़ दो। तो केवल इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कमाने वाला कौन है, 200। कमाने वाला कौन है, 200। खाने वाला कौन है, और कौन है, 40 का 40 का और 37 कितना होता है, साइन 37 3 बाई, तो 24 आएगा। कितना आएगा ये, तो -24, यही ना बच्चों। तो 200 में से कुछ T1 कम हो गया और कुछ वेट ने खा लिया, जो बच्चा वही तो एक्सीलरेट करेगा इसको, इक्वल टू व्हाट, 4। सिंपल एकदम। अब इधर बताओ इसको कौन कमा रहा है, इसके लिए T1 कमा रहा है ना। जब यहाँ बताओ खा कौन रहा है, 3/5 30 हो जाएगा ये। तो कौन कमा रहा है, खा रहा है बच्चों 30। कौन खा रहा है, 30। और कोई खा रहा है क्या, इक्वल टू 5A। एक्सीलरेशन दोनों का सेम क्यों होगा, धागा तो एक ही है, बड़ा है, छूटा नहीं है। क्लियर है बच्चों? बस जोड़ दो, समझा पाया हूँ क्या? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सही? हाँ बोलो। फ्री बॉडी डायग्राम, इसीलिए बोला मैंने। क्या बोला इसीलिए, ये जो उधर का फोर्स उधर को परेशान करता है ना तुम्हारे दिमाग में, उसको छोड़ दो, उसको हटा दो। फ्री बॉडी डायग्राम इसीलिए बोला मैंने। तो कभी भी ऐसे तो 200 वाला भी इसके पास नहीं आएगा क्या, लेकिन ये जो भी करेंगे वो सब करेंगे क्या, इसमें टेंशन डेवलप करेंगे। वही टेंशन सबको एकमोडेट कर लेगा अपने हिसाब से। मेरी बात समझ में? सुनो इधर सुनो बच्चों, ये गड़बड़ होता है। तुम्हें लगेगा कि 200 इसको भी तो ले जाएगा, लेकिन उसके कारण टेंशन है ना। तो क्या इसके कारण टेंशन नहीं है? अरे वो टेंशन इसके और इसके दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण है। वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वैसा। मतलब इधर तुम नहीं लगाते कुछ, मतलब इधर 200 लगाया तो टेंशन डेवलप हुआ, इधर भी कुछ लगा दोगे तो और टेंशन बढ़ जाएगा, कहीं और लगा दो तो और घट जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? लेकिन आएगा तो टी ही ना, आएगा तो
इफेक्ट क्या मान रहे हैं? T1। इसीलिए सुनो, अगर गड़बड़ होने वाला तो एक ही काम है, इसमें क्या गड़बड़ होगा? फ्री बॉडी डायग्राम, सही है? इसका रूल मैं सीधी सी बात बताऊं, एक बच्चा वहां पे बैठा है ना, सेलेक्टेड था पिछले साल, कल उसको फ्री बॉडी डायग्राम बताया, आता है उसको, लेकिन कहीं जगह पे वही वाला बात, वो उसको भी तो असर डालेगा, समझ गए? उसके बाद भी, यानी वो एडवांस सेलेक्टेड है, उसके बाद भी क्या फ्री बॉडी डायग्राम में कंफ्यूजन, क्यों? जो तुम्हारे दिमाग में सबके साथ होता है। तो इसलिए मान लो अभी काम खत्म करो, फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग, मैंने क्या बोला इसके लिए? एक मास और केवल वो किससे जुड़ा हुआ होगा? फोर्स से, किसी धागे से नहीं, किसी कांटेक्ट में नहीं, सब केवल फोर्स उसकी जगह पे होगा, उसके चारों तरफ कौन होंगे? फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है, समझ गए? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना देता हूँ, देखो ये अच्छी तरह से बनाना सीखो। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ये इधर कितना है, इधर कितना है, और कौन है? mg यानी 40 का sin 37, और ये जा किधर है? इधर। कितने केजी का है? 4। काम खत्म, बस हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। कोई है फोर्स के अलावा कहीं कांटेक्ट नहीं होने के लिए? ये वाला नहीं देगा, लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वो रिएक्शन जब करेंगे तो आ जाएगा। इधर वाला नहीं लिया मैंने, केवल इधर वाला लिया, ओके? अगर इधर जाएंगे तो 40 का sin 37 और cos 37, और इधर एक रिएक्शन और दो जुड़ जाएगा, दो फोर्स और आ जाएगा, लेकिन वो बात होता है। समझ में आया फ्री बॉडी डायग्राम? अब इसका बनाओ, इसका बनाओ देखो, इधर कौन है? इधर कौन है? 15 बस हो गए। ये वाला नहीं बना लो, बनाना है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर कौन है? 15, इधर कौन है? वही पढ़ना है, रिएक्शन R2, और यहाँ पे कोई रिएक्शन R1 होगा, अलग रिएक्शन होगा ना जमीन से, वो पढ़ेंगे। अभी रिएक्शन नहीं पढ़ा है मैंने, तो उधर भी आ जाएगा, लेकिन उधर अभी हमें नहीं चाहिए, अभी हम एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? आगे समझ में? ये कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? हाँ, चाहो तो ले सकते, एक ही बात, यानी मैंने ये एंगल दिया तो उधर कॉस, इधर साइन, तो ये एंगल ले लोगे तो इधर कॉस, इधर साइन, आंसर तो वही है, जो मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब इससे ये एंगल पहले निकाल दो, उसका रिजॉल्व करने में फर्क नहीं पड़ता। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। तो लेट कर ले सर, जैसे मुझको ये पता है कि दोनों बॉडी का एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, दोनों का एक साथ एक करेंगे आ जाएगा। हाँ, मैं बताऊँगा, थोड़ा बेसिक कर लूँ, उसको मैं ऐसे थोड़ा सा पूरे को देखो, पार्ट तो आगे थोड़ा सिंपल कर। फ्री बॉडी डायग्राम का खेल बहुत जबरदस्त है, उसको नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल, ये एक रस्सी है जो यहाँ पे ऐसे सपोर्ट पे बंधी है, और ये सपोर्ट 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट बनी है, और यहाँ से ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, और ये रस्सी है, इसका वेट 50 kg है। वेट कितना है? 50 kg। अगर ये A है और ये बीचों बीच B है, तो फाइंड टेंशन एट A एंड B। फाइंड टेंशन एट A एंड B। Find tension at A and B.
किया है? अभी तक हमने जो सीखा है वो बताओ। टेंशन चाहिए ना, तो टेंशन बना दो। देखो कितना सिंपल है। जो भी ये है टेंशन भाई इसी में तो होगा, बोलो। और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो सपोर्ट को अपनी तरफ कीजिएगा और इसको उधर खींचेगा, खींचेगा कि नहीं? बोलो भाई। और इसको भी इधर खींचेगा, खींचेगा ना। और सिमेट्री से अगर टेंशन टी है तो ये भी टी होगा, समझ गए? बोलिए। जो सपोर्ट है उसको टेंशन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसमें स्प्रिंग मान लो, स्प्रिंग खींच गई तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और सपोर्ट को अपनी तरफ खींचेगा। सही है ना? क्या ये समझ में आ रहा है या मैं फिर से बताऊं? यहाँ पे ये सपोर्ट है और ये रस्सी है, उसके बीच में स्प्रिंग बन गई। यही बोल रहा था ना मैं। तो स्प्रिंग टाइट हो गई, एक्सपैंड हो गई, तो इसको क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। और उसको तो मुझे किस पे देखना है? रस्सी पे, और वो टी मान लेते हैं। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है? कभी भी टेंशन कंफ्यूज करें तो स्प्रिंग मान लो उसको, एक्सपेंडेड स्प्रिंग। ओके, अब बताओ, तो ये टेंशन हो गई। अब जरा सोच के देखो इसका पूरा वेट कितना है, सब मिला के इधर 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 सब मिला के ना, कितना है टोटल वेट? 50 यानी 500 न्यूटन, यही ना? बोलो, हो गया। और ये कितना है? ये एंगल कितना है? 30 ना। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों? sin 30। और इधर क्या होगा? होगा ना? ऐसे यहाँ पे t बताओ, इधर क्या होगा? t होगा ना बच्चों? बोलो भाई। और जब होगा तो ये दोनों मिलकर ही तो इसको बैलेंस करेंगे, पूरा वर्टिकल नहीं करेंगे क्या? तो इनवाइट डायरेक्शन, बोलो वाइट डायरेक्शन में क्या? 2t will be equal to, ठीक है बोलो। नहीं आई क्या? कुछ दिक्कत है क्या? बीच में कुछ देखना है क्या? नहीं। बॉडी को हटाओ, सारे पोज लगाओ और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कर दो, एक्सीलेंटेड हो दो, डेफिनेटली बोल मैं कर देते। किया क्या मैंने? वही तो किया, फ्री बॉडी डायग्राम को कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने बॉडी में केवल और केवल क्या लगाया? फोर्स। बाकी सब अलग कर दिया और फोर्स देख लिया। बोलो बच्चों, अब जरा देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पार्ट को अलग कर लो, देखो तो इस पार्ट को अलग कर लो, केवल इस पार्ट को देख लो। अगर केवल इस पार्ट को देखे तो यहाँ पे दोनों बीच में स्प्रिंग होगा कि नहीं? एक्सपेंडेड है। अरे भाई उसके बीच में स्प्रिंग ऐसे लटक रहा है तो वो भी तो दूर जाना चाहता है। तो स्प्रिंग है तो इधर टेंशन होगी कि नहीं? टेंशन इधर, मान लो टेंशन कितना है? इधर है ना। और इस बॉडी पे इधर कितना टेंशन था? बिकॉज कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है? क्या कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं। इसका मतलब इस बॉडी पे यही तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना? बाकी सब तो वर्टिकल। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बैलेंस। क्या ये उधर जा रहा है? क्या इधर चला जा रहा है? रस्सी कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब सारे फोर्स क्या होंगे? बैलेंस। इसका मतलब हो गया क्या? बोलो। दूसरा, P डैश विल बी इक्वल टू, ये क्वेश्चन सीखा क्या है वो देखो। तुम इस क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि इधर वेट क्या करेंगे, ऐसा वेट क्या करेंगे, उधर सब है अलग अलग जगह पे क्या करें। ये सिखा रहा है कि बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सारे को देखो ऊपर और नीचे, एक्स और एक्स में, बस। यानी ज्यादा परेशान मत हो, स्टेप फॉलो करो। ये सिखाता है, स्टेप फॉलो करो, ज्यादा परेशान मत हो। टफ है क्या? इसको सीखो कि इससे क्या शिक्षा मिलेगी, क्या समझ में आया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही पूछ लो तो नहीं आता है बच्चों, क्योंकि वो फ्री बॉडी डायग्राम को ठीक से नहीं समझते। तो इस पूरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, काम खत्म करो। सारा वेट मिलके एक जगह लगे, चाहे अलग अलग लगे, लगेगा तो नीचे ही, तो सबको नीचे लगा दिया मैंने।
तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, साइड का फोर्स साइड के बराबर, काम खत्म। तो साइड का फोर्स अपना साइड के बराबर जब पूरे को देखा तो बैलेंस हो गया, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर तो डी आ गया। और अब इस हाफ पे देखें तो साइड का फोर्स साइड के बराबर, काम खत्म हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो सारे फोर्स बैलेंस ही होंगे। पक्का सुनाई दे रहा है क्या हो रहा है? किसी को दिक्कत है इसमें बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो बस इस वाले को देखो, ये जो सपोर्ट है, रस्सी ऐसी कुछ है, तो मैंने क्या कहा था, रस्सी के मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पकड़ लो, थोड़ा मोटा बना लेते रस्सी, चलो ऐसा, ऐसे रस्सी ना, कहीं का भी यहाँ का एक मॉलिक्यूल ले लो, तो वहाँ के मॉलिक्यूल तुम देखोगी, इस साइड के मॉलिक्यूल ये है कि नहीं, और इधर के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर बना, लेकिन रस्सी का वेट उसको नीचे ले जाना चाहता है, तो ये स्प्रिंग खींचेगी कि नहीं, खींच गई कि नहीं बच्चों, खींच गई तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा कि नहीं, किस पे, रस्सी पे, और सपोर्ट पे, सुना क्या तुमने, तो रस्सी पे ऊपर की तरफ टेंशन लगे, रस्सी पे। बस स्प्रिंग को देखो, उसको बड़ा, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा बड़ा बड़ा देख लो, जैसे मैंने कहा ना मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखो। अब जरा वहां देखो सपोर्ट पे, यहाँ पे जो बीचों बीच है, तुम्हें लगता है कि इधर का मॉलिक्यूल है और इधर का मॉलिक्यूल है कि नहीं, दोनों के बीच में बॉन्ड है, लेकिन रस्सी अगर ऐसे छोड़ोगे तो वापस जाना चाहेगी ना, तो वापस जाना चाहेगी तो दोनों के बीच में दूरी आएगी ना, तो दूरी आएगी तो वो टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं, वो किधर होगा, ये तो होगा, तो उधर वाले पार्ट पे इधर होगा और इधर वाले पार्ट पे उधर होगा कि नहीं टेंशन, यहाँ पे, समझ गए, यानी पूरे को मत देखो, बस यहाँ पे देखो, बस हो गया, केवल यहाँ पे देखो, क्लियर है बच्चों? तो इस पे टेंशन उधर, उस पे टेंशन, कोई कंफ्यूजन आ रहा समझ में? ये लेंथ L और मास m का एक रॉड है, रॉड, और इधर फोर्स लग रहा है F, आसान करने के लिए 100 न्यूटन का लेता हूं, सही, जरा इसको समझो, ये सही है, रॉड, एक रॉड है। तुम बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक टुकड़ा कर देता हूँ, टुकड़ा इमेजिन कर लेता हूँ, तो क्या लगता है, ये पार्ट पे यहाँ के मॉलिक्यूल्स है ना, और रिमेनिंग पार्ट ये जो बच गया पे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं, थोड़ा बड़ा बनाया देखने के लिए, सही है, तो इनके बीच का एक स्प्रिंग बनेगा कि नहीं, वो स्प्रिंग इसको क्या करेगा, खींचेगा, बोलो बच्चों, यानी इस पे नेट फोर्स इधर इधर लगेगा और इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा। अब ये स्प्रिंग यानी ये धागा, स्प्रिंग वो धागा ही तरह है ना, किसकी तरह है धागा, इसका काम क्या है, सबको साथ ले जाना, तो उधर वाले मास इस फोर्स में से कुछ फोर्स चुरा लेता है और इन लोगों को दे देता है साथ जाने को, सही ना, क्योंकि साथ जाना है उसको, पक्का, बोलो बच्चों, तो यहाँ पे टेंशन T1 है, तुम्हें क्या लगता है अगर यहाँ पे लगाऊंगा ये 1-1 है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे अगर लगाऊंगा 2-2 पे तो भी टेंशन सेम आएगा कि कम होगा कि ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इसको
इतने लोगों को ले जाना है साथ, जबकि इसको और यहाँ पे कितना होगा 0, तो किसी को नहीं ले जाना, क्या हो जाएगा 0। समझा पाया हूं मैं? समझने की कोशिश करो, काम खत्म करो। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो 0 हो जाएगा और अलग जगह पे अलग अलग होगा कि नहीं? तो कौन डिसाइड करेगा कि टेंशन कितना होगा? बचा हुआ पार्ट एक तरह से कौन डिसाइड करेगा? तो क्या तुम नहीं समझते कि अगर इसको क्वेश्चन को करना हो मुझे, मान लो ये जो पार्ट है वो x डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है? x डिस्टेंस पे वो पार्ट है, यही ना? वो पार्ट कहाँ लिया गया है? x डिस्टेंस पे। तो उसको किसको लेके जाना है? इतने लोगों को ले जाना है ना। तो इतने लोगों को ले जाना मतलब इतने मास को ले जाना है ना बच्चों। इसका मास कोई बताएगा? इसका मास, इस पार्ट का मास m/l मास बटा लेंथ इनटू लेंथ, पक्का ना? यही इसका मास है। और उसका बच गया कितना? रिमेनिंग। हाँ रिमेनिंग बच गया ना बच्चों। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लो? फ्री बॉडी डायग्राम। ये छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, या इस वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर कितना 100, इधर कितना E1, मास कितना दिख रहा है? कितना मास? L - x, यही ना आंसर में। और इस वाले को बनाओ जरा तो। कौन ले जाने वाला है? E1, मास कितना है तुम जान रहे हो। तो अगर कोई पूछे टेंशन एट डिस्टेंस x है ना बच्चों, ये टेंशन एट डिस्टेंस x कौन है ये? यहां से x डिस्टेंस पे टेंशन, तो क्या होगा? चलो फिर से वही। अब तो 2 मास हो गए ना वही ऊपर वाले। तो कमाने वाला हानि वाला इक्वल टू इनटू होगा ना बच्चों। और इसका बताओ, कमाने वाला हानि वाला इक्वल टू इनटू 5 पैसे का क्वेश्चन, काम खत्म, दोनों को जोड़ दो। dx से dx ये आ गया और एक केवल इसमें रख दोगे तो क्या आ जाएगा? कुछ समझ में आया क्या बच्चों? इधर जोड़ोगे तो m a ही होगा। ये और शॉर्टकट में बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी स्टेप देख ले, बाद में हो जाएगा। 100 अपॉन हो जाएगा ना? अच्छा, और a केवल इसमें रख दोगे तो dx कितना हो जाएगा? m/l into x into a, 100 by m से m, यानी जैसे मास बढ़ रहा था वैसे ही कौन बटा? देखो तो, जैसे मास बटा ना वैसे कौन बटा? कुछ ही बटा। डायरेक्ट भी आगे इसके दिमाग में रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं स्टेप पे बात कर रहा हूँ, जरा देखो, जरा देखो मैंने क्या किया है। जरा चीजों को देखो। यहाँ पे 2 मास नहीं था, 2 टुकड़े नहीं थे, अलग अलग नहीं थे, तो दिख नहीं रहा था, मैंने अलग अलग कर दिया। सही हो जाएगा। तो टेंशन हो गया, रिएक्शन, और कोशिश करेंगे फ्रिक्शन कल खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन तीनों से होते हैं। सूडो फोर्स मेडिकल में तो है भी कम, क्योंकि सूडो फोर्स ऑप्शनल है। सूडो फोर्स एक्चुअली क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है। तो किस क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है? टफ क्वेश्चन को ना, और आजकल टफ आते नहीं, तो फिर आसान करने का तरीका क्यों? समझ गए? तो वो पहले के लेता जब क्वेश्चन टफ आते, आसान क्वेश्चन तो वैसे भी आसान करते, उसको क्या आसान करेगा? हाँ ठीक है, ओके।